नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों पर, जिसके अंतर्गत अब तक हमने 3 विधियों पर चर्चा की है, जिनमें पहली विधि थी प्रतिशत विधि परसेंटेज मेथड, दूसरी थी कुल व्यय विधि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरी थी बिंदु लोच विधि। इन तीनों विधियों के माध्यम से हमने ये देखा कि किस प्रकार से मांग की कीमत लोच को मापन किया जा सकता है, उसका मेजरमेंट किया जा सकता है तथा तीनों संबंधित विधियों द्वारा किस प्रकार से परीक्षाओं के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हमने अब तक चर्चा की है। आज दोस्तों, मांग की कीमत लोच को मापने की एक नई विधि पर चर्चा करेंगे, चाप लोच विधि। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से चाप लोच विधि द्वारा मांग की कीमत लोच का मापन किया जा सकता है तथा संबंधित विधि द्वारा किस प्रकार से हमें परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तमाम बिंदुओं का आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों आज की इस विधि पर, चाप लोच विधि। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बिंदु लोच विधि पर चर्चा की, जिसमें हमने देखा किसी एक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मापन किया जाता है, जहां जो परिवर्तन होता है वो सूक्ष्म होता है, स्मॉल होता है, जिसके कारण जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी आरंभिक कीमत अथवा बाद वाली कीमत लें, कोई विशेष अंतर नहीं आता है, किंतु कीमत में परिवर्तन अधिक होता है तब चाप लोच विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये परिवर्तन है जो कि आरंभिक कीमत लें या बाद वाली कीमत लें, उसमें क्या अंतर पड़ता है उसकी एक उदाहरण द्वारा हम चर्चा करें। जैसा कि आपको ये टेबल दिखाई दे रही होगी, जिसमें हमने कीमत ली है 20 और इस कीमत पर मांग मात्रा वस्तु की है 200। जब कीमत कम हो जाती है, यानी 20 से घटकर 15 हो जाती है, तो मांग मात्रा बढ़कर 300 हो जाती है। दो स्थितियों पर यहाँ हम चर्चा करेंगे, जिसमें ये देखें कि या तो कीमत प्रारंभिक कीमत हम 20 लें, 20 लें, तो प्रारंभिक मांग मात्रा 200 की स्थिति में मांग की कीमत लोच हमें क्या प्राप्त होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, मांग की कीमत लोच का सूत्र होता है P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। यहाँ हम प्रारंभिक कीमत 20 लें और प्रारंभिक मांग मात्रा 200 लें, ये हमारा सूत्र निकल कर आ रहा है P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। यहाँ प्रारंभिक कीमत P ली है 20, ठीक है, और प्रारंभिक मांग मात्रा ली है 200, अर्थात P के स्थान पर हमने 20 रखा है, अपॉन 200 इंटू डेल्टा क्यू यानी मांग मात्रा में परिवर्तन कितने का, 100 का, और कीमत में परिवर्तन कितने का, 5 का। अगर इसको सरल करें अपन, तो हमारे सामने इसका मान निकल कर आता है 2, अर्थात यहाँ इलास्टिसिटी आती है 2। जब कीमत प्रारंभिक कीमत कौन सी लें, 20 लें, और प्रारंभिक ओरिजिनल मांग मात्रा कौन सी लें, 200 लें। अगर इसकी ठीक उल्टी स्थिति देखें कि बाद वाली कीमत को प्रारंभिक कीमत के बतौर हम यहाँ मान रखें कि यहाँ कीमत प्रारंभिक हम किसको माने, 15 रखें, और मांग मात्रा कितनी रखें, 300 रखें, तब ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच क्या निकल कर आती है, देख लीजिए। यहाँ P/Q यानी P कितनी है, 15 है, Q कितना लिया यहाँ 300, इंटू डेल्टा Q यानी मांग मात्रा में कितने का परिवर्तन हुआ, 100 का, और कीमत में कितने का परिवर्तन हुआ, 5 का। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि पहली स्थिति में हमने प्रारंभिक स्थिति ली है, वो ली है 20 और 200, और अब इस स्थिति को हम इस 15 प्रारंभिक स्थिति किसको मानकर चल रहे हैं, कीमत 15 है और मांग मात्रा 300। यहाँ कीमत में हम वर्दी को देख रहे हैं कि कीमत बढ़कर 20 हो जाए, 20 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग मात्रा घटकर कितनी होगी, 200 हो गई। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने मांग की कीमत लोच निकल कर क्या आती है, उसकी हम यहाँ देख लेते हैं। तो हम यहाँ इसको सरल करें तो हमारे सामने यहाँ ये मान निकल कर आता है 1, अर्थात एक ही मान
हमने दो स्थितियों के अंतर्गत देखा कि प्रारंभिक अगर स्थिति हम लें 20 और 200, तब ऐसी स्थिति में हमारे सामने मांग की कीमत लोच निकल कर आ रही है 2। और अगर हम इस 15 और 200 को 300 को लेकर चलें, तब ऐसी स्थिति में हमारे सामने मान निकल कर आ रहा है 1। तो यहाँ हम ये समझे कि अगर ये परिवर्तन थोड़ा बड़ा हो जाए तो ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच हमारे सामने अलग अलग निकल कर आ रही है। अर्थात जो बिंदु लोच विधि के अंतर्गत हमने ये देखा कि वहाँ किसी एक पॉइंट पर हम चर्चा करें, जैसे अगर इस डायग्राम के अंतर्गत हम यहाँ देखें, इस ए पॉइंट पर चर्चा करें और इसके आसपास ए के थोड़ा सा सूक्ष्म परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति में हम चाहे कीमत प्रारंभिक रखें या बाद वाली कीमत रखें, वहाँ का मांग की कीमत लोच पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु यहाँ ये परिवर्तन हम यहाँ इस डायग्राम के अंतर्गत देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा होने की स्थिति में यहाँ मांग की कीमत लोच है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा इस तालिका के अंतर्गत हमने देखा कि एक स्थिति के अंतर्गत हमारे सामने 2 निकल कर आ रहा है और एक स्थिति में के अंतर्गत हमारे सामने 1 निकल कर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ मांग की बिंदु लोच विधि का प्रयोग न करके चाप लोच विधि का प्रयोग करेंगे और हम यहाँ क्या करेंगे कि जो प्रारंभिक और बाद वाली जो कीमतें हैं या प्रारंभिक जो मांग मात्रा है और बाद वाली जो मांग मात्रा क्वांटिटी है, उनका क्या ले लेंगे, हम औसत ले लेंगे। क्या ले लेंगे, औसत। और उस औसत के माध्यम से हम चाप लोच विधि द्वारा मांग की कीमत लोच का मापन करेंगे। चलते हैं दोस्तों इसका सूत्र पर कि किस प्रकार हम इसके अंतर्गत मांग की कीमत लोच का मापन कर सकेंगे। यहाँ दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मांग की कीमत लोच का सूत्र हमने देखा P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, P और Q का हम क्या ले रहे हैं, औसत। और औसत हमें एवरेज निकालने का पता होता है, राशियों का योग हम बटे राशियों की संख्या। अर्थात यहाँ कीमतों का भी, प्राइस का भी हमने एवरेज लिया है और मांग मात्रा का भी हमने क्या लिया है, एवरेज लिया है। और डेल्टा Q को क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 और डेल्टा P का मतलब क्या है, P2 माइनस P1। आगे हम बात करें, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या स्थिति आई हमारे सामने, P2 प्लस P1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1। अब यहाँ हम इस P2 अपॉन P1 को इधर ले आएँ और Q2 अपॉन Q2 प्लस Q1 को इस स्थिति में रख दें। तो यहाँ हमारे सामने क्या हुआ कि P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1। बड़ा आसान सा मेथड हमारे सामने निकल कर आया है। अब यहाँ हम ये मान रख कर देखें तो जो हमने उपयुक्त तालिका के अंतर्गत देखा कि कीमत हमने 20 और मांग मात्रा 200, फिर कीमत 15 रख ली तो मांग मात्रा कितनी है, 300। क्योंकि ये हमने अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत देखा है कि कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है, विलोम संबंध होता है। तो यहाँ हम इस सूत्र के अंतर्गत मान रखें P2 का, तो P2 का हमने क्या रखा, यहाँ हम इस तालिका के अंतर्गत देखें कि P2 का कितना है, हम यहाँ देखें कीमत कितनी लिए, 20 और 15 और मांग मात्रा कितनी लिए, 200 और 300। तो यहाँ हम रख देते हैं इनका मान कि P2 15 रख दें प्लस P1 कितना रख दें, यहाँ 20 अपॉन 15 माइनस 20, ठीक है, इंटू Q2 कितना है, 300 माइनस 200 अपॉन 300 प्लस 200। इस सूत्र में ये हमने मान रख दिया है। तो यहाँ ऊपर कितना प्राप्त हुआ हमारे सामने, 35 35 और नीचे कितना हुआ, 5 माइनस रख सकते हैं हम, माइनस के 5, क्योंकि और यहाँ क्या हुआ, ऊपर 100 और यहाँ 500। तो यहाँ हमारे सामने क्या निकल कर आया, 7/5। और इसको और सरल करेंगे तो हमारे सामने निकल कर आया -1.4। अर्थात हमने अब तक देखा
कि यहाँ चाप लोच विधि द्वारा यहाँ मांग की कीमत लोच हमारे सामने क्या प्राप्त हुई है 1.4। और ऊपर हमने देखा कि हमारे सामने एक स्थिति के अंतर्गत तो क्या प्राप्त हुई 1 और एक स्थिति के अंतर्गत हमारे पास क्या प्राप्त हुई 2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि चाप लोच विधि के अंतर्गत हमारे सामने मांग की कीमत लोच क्या प्राप्त हुई है 1.4 प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यहाँ से आपके परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यहाँ आपके सामने एक सवाल दिया होगा और उसमें आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाप लोच विधि द्वारा चाप लोच मेथड का प्रयोग करके यहाँ मांग की कीमत लोच का आपको ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों हमें क्या है, इस मेथड का प्रयोग करके बड़ा आसान सा क्या काम है, यहाँ P2 + P1 ऊपर प्लस है, इधर माइनस रख दिया, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस की स्थिति ले लेते हैं, Q2 - Q1 अपॉन Q2 + Q1। बड़ा आसान सा काम है। अब यहाँ हम देखें, एक प्रश्न आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जैसा कि आपको ये मांग वक्र हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ हम A और B के मध्य जो बनने वाला ये चाप है, आर्क है, उसकी लोच ज्ञात करनी है। और यहाँ आपको ये डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है, इसकी लोच ज्ञात की जाती है। और ये लोच है वो ये बनने वाला जो चाप है इस प्रकार से, यानी मैं इसको ऐसे बना दूँ, ये A है और ये है B है, ठीक है। और ये आपको ये डॉट डॉट लाइन है। हम इस चाप लोच मेथड विधि द्वारा जो लोच ज्ञात कर रहे हैं वो इस डॉट डॉट भाग की होगी, ठीक है। जो कि इस जो वास्तविक चाप ये आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है वो लगभग इसके बराबर होगा, परंतु ये बराबर कब होगा उसके लिए 2 कंडीशन है। और वो 2 कंडीशन आपको एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है। उसमें एक कंडीशन ये है कि ये जो आपको डिमांड कर्व दिखाई दे रहा है इसकी उंतोदरता यानी कॉन्वेक्स स्थिति पर ये जितना अधिक मांग वक्र कॉन्वेक्स होगा उतना ही ये जो आपको डॉट डॉट जो आपको ये ए बी दूरी दिखाई दे रही है और ये बनने वाले चाप है उसमें उतना ही लोच में अंतर आता जाएगा। जैसे उंतोदर होगा तो ये स्थिति और इस प्रकार से बढ़ती जाएगी और इनके बीच में यानी हम देख रहे हैं कि जो रियल यहाँ चाप लोच विधि तो कौन से चाप की होगी, कौन से आर्क की होगी, तो वो देखिए आप एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिए। मांग वक्र ये है और ये 2 बिंदु है, ठीक है, ये A और ये B। हमें निकालनी तो किसकी थी, इसकी, ये वाले भाग की, लेकिन हम इस सूत्र के माध्यम से मेथड्स के माध्यम से इस जो ये डॉट डॉट आपको डायग्राम के अंतर्गत दिखाई दे रहा है उसकी निकाल रहे हैं। और ये निकालने के पश्चात उसको इस वास्तविक जो चाप है उसके समान मानकर चल रहे हैं, परंतु समान कब होगा, जब ये कॉन्वेक्स स्थिति ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉन्वेक्स स्थिति ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो इनमें ये समान नहीं होंगे, ये दोनों ही लोचों का अंतर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अर्थात जो हम ए बी इस डॉट डॉट की जो लोच ज्ञात कर रहे हैं वो वास्तविक से काफ़ी अंतर बढ़ता जाएगा। दूसरी स्थिति ये होगी कि ये दूरी जितनी बढ़ती जाएगी ए और बी की उतना ही इनका अंतर भी बढ़ता जाएगा, अर्थात वास्तविक लोच का अनुमान लगाना संभव नहीं होगा, उनमें अंतर उतना ही बढ़ता जाएगा। यहाँ समझने का प्रयास करें कि चाप लोच विधि द्वारा हम जो डैश रेखा है ए बी उसकी लोच का मापन करते हैं, जो कि वास्तविक जो चाप है ट्रू आर्क है की लोच के लगभग हम क्या मानते हैं, बराबर मानते हैं। लेकिन जो मांग वक्र उत्तल स्थिति हो या ए बी की दूरी जितनी बढ़ती जाएगी, जितना वो उत्तल होता जाएगा उतना ही ये वास्तविक स्थिति और इस जो ए बी रेखा का जो लोच मापन है उनका अंतर ही उतना ही बढ़ता जाएगा, अर्थात हमें वास्तविक लोच प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होगी। इसका मतलब ये ए बी दूरी है वो ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए और ये मांग वक्र ज़्यादा उत्तल कॉन्वेक्स नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ हम देखें ए बी जो दोनों बिंदु है वो जितने अधिक निकट स्थिति में आते जाएंगे
चाप लोच तथा बिंदु लोच गुणांक। जो चाप लोच विधि द्वारा मांग की कीमत लोच हमारे द्वारा मापी जा रही है और बिंदु लोच विधि द्वारा जो लोच मापी जा रही है वो लगभग समान हमारे सामने प्राप्त होगी। दोस्तों यहाँ से इस नोट से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तल स्थिति में, कॉन्वेक्स स्थिति में और ए बी दूरी की स्थिति में क्या यहाँ चाप लोच विधि क्या होगा। जितना उत्तल होता जाएगा, कॉन्वेक्स होता जाएगा, उतना ही ये रियल जो चाप है और ये ए बी लोच है उनका जो लोच हमारे सामने, इलास्टिसिटी हमारे सामने प्राप्त हो रही है, उसका अंतर बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दो ही तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधिकांशतः अब तक परीक्षाओं का एनालिसिस हमने जो किया है उसके माध्यम से निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि चाप लोच विधि के द्वारा या चाप लोच मेथड के माध्यम से जो प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, परंतु जो बिंदु लोच विधि है बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल नए वीडियो में नए मेथड्स के द्वारा मांग की कीमत लोच का मापन किया जाएगा। दोस्तों धन्यवाद।